जय जिनेंद्र दर्शकों, जिनवाणी चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस बार भी आपके लिए जिनवाणी चैनल में हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं और उस टॉपिक पर आज हम बातचीत करने वाले हैं। दोस्तों, जिस तरह से आप देख सकते हैं, आज का टॉपिक है एक बेहतर विश्व के लिए जैन धर्म। और इस टॉपिक पर बात करने के लिए हमने अपने स्टूडियो में आज विशेष रूप से आमंत्रित किया है जैन समाज के जाने माने स्पीकर, इंटरनेशनल रिप्यूट के स्पीकर जो कलकत्ता से हमारे बीच में पधारे हैं, श्रीमान राजेश जैन जी, चार्टर्ड अकाउंटेंट। स्वागत करते हैं राजेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में। और मैं अपने दर्शकों को बता दूं, राजेश जी इंटरनेशनल फेम के स्पीकर हैं। आप IIM, CII, AIMA जैसी संस्थाओं में अक्सर जाकर बात करते रहते हैं। और हमारे लिए एक बड़ी बात यह है, विश्व की जैनों की विदेशों में सबसे बड़ी संस्था जैना कन्वेंशन में 2017 में आपको न्यू जर्सी में इनवाइट किया गया था। ये बड़ी खूबसूरत बात है आपके बारे में। और पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन टोरंटो में 2018 में एक वक्ता की तरह आपको बुलाया था। ये हम सब जैनों के लिए एक बड़ी बात है कि हमारी समाज से कोई व्यक्ति जाकर टोरंटो में अपनी बात को आपने रखी है। आपके कई पब्लिकेशंस हैं और एक पब्लिकेशंस मैकमिलन इंडिया ने आपका छापा है, चेंज दैट लिबरेट गवर्नेंस ऑफ फैमिली बिजनेस, गॉड्स आर मीटिंग एंड यू आर इनवाइटेड। इस तरह के बहुत सारे पब्लिकेशंस हैं। आप सोच रहे होंगे आज इस कैलिबर का आदमी आज यहाँ क्या कर रहा है। दोस्तों, बस यही कुछ इनसे हम निकालने वाले हैं। ऐसी क्या इनमें खास बात है, टोरंटो में आपको बुलाया गया, रिलीजन के ऊपर और जैन धर्म पर आपने बोला, ये एक बहुत बड़ी बात है। मैं राजेश जी आपसे बात करना चाहूँगा। आज युग में परिवर्तन है, यू आर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट और मैंने जितना आपके बारे में अध्ययन किया है, फैमिली बिजनेस पर आपका बहुत बड़ा रोल भी है और आप जैन विद्वानों के साथ भी इस सब्जेक्ट पर बातचीत करते हैं। आज जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, जो टेक्नोलॉजी चारों तरफ बढ़ रही है, ऐसी जगह पर जैन दर्शन कहाँ पाता है अपने आप को? मैं दर्शकों की तरफ से ये सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ। जय जिनेंद्र दर्शकों, जय जिनेंद्र मनोज जी, धन्यवाद जो आज आपने मुझे जिनवाणी चैनल पर इनवाइट किया, क्योंकि विषय बड़ा ही इंटरेस्टिंग है और मेरे दिल के काफ़ी करीब है। और जैसा कि आपने बताया, टोरंटो में भी जब मैं गया था तो मैंने इसी विषय पर बातचीत की थी। और एक घटना घटी थी, मैं लंदन की सबब में घूम रहा था, तो ल्यूटन बोलकर वहाँ एक जगह है। तो ल्यूटन में मैंने देखा एक जगह पर कि एक चर्च के ऊपर में लिखा हुआ था कि हमारे ईश्वर ही ईश्वर हैं। और 500 मीटर की दूरी पर एक मॉस्क के ऊपर भी यही बात लिखी हुई थी। और मुझे ये बात बड़ी खूबसूरत लगी कि देखो कैसे एक सौहार्द के साथ एक विदेश में दोनों अपने अपने धर्म को एक पूरी अपनेपन के साथ, आत्मीयता के साथ ऑनअप कर पा रहे हैं। और तब मुझे जैन धर्म की कुछ गहराइयाँ भी नज़र आई और उसकी रिलेवेंस भी दिखी कि जब आपको एक टेक्निकल बात मैं बताना चाहूँगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना आ रहा है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ये बोला जा रहा है कि मशीनें सीखने वाली हैं। तो जब मशीनें सीखने वाली हैं तो वो व्यवहार भी सीखेंगी, नैतिकता भी सीखेंगी। कुछ उदाहरण ऐसे सामने आए कि लंदन में एक एग्जीबिशन के अंदर में एक रोबोट को लगा दिया गया और 2 दिन के बाद में वो सीख गया कि वो गोरे लोगों को देखकर उनसे ज़्यादा विनम्रता से पेश आता था और कलर्ड लोगों को देखकर वो काफ़ी र्यूड रहता था। तो इन सब चीज़ों को देखने के बाद में आप कल्पना करिए कि एक जगह वो एक मॉस्क के सामने खड़ा है और एक जगह एक वो चर्च के सामने में खड़ा है, तो वो किस ईश्वर को मानेगा? क्योंकि दोनों क्लेम कर रहे हैं। और जैनिज्म का अनेकांतवाद वहाँ काफ़ी उपयोगी होगा। इसमें समस्या ये नहीं है, क्योंकि हर आदमी को ऐसा ही लगना चाहिए कि उसकी आस्था जिस धर्म में है वो सर्वोत्तम है। दुनिया को इस बात की आवश्यकता है कि जब आस्था से हम व्यवहार की तरफ जाएं, आस्था एक इंटरनल मैटर है, उस समय हम एक सौहार्दपूर्ण वातावरण में दूसरे के धर्म को भी स्वीकार कर सकें। विश्व की 3 समस्याएं जो सबसे बड़ी हैं, एक है टेररिज्म एंड इंटॉलरेंस, और सेकंड है जो इकोलॉजिकल इम्बैलेंस, और थर्ड है स्ट्रेस। और इन तीनों का जो समाधान है वो जैन धर्म के 3 सिद्धांत अहिंसा, अपरिग्रह और अनेकांत में है। तो ये बातें दुनिया को भी जाननी चाहिए और एक न्यूट्रल रिलीजन होने की जैन धर्म में क्षमता है। बहुत इंटरेस्टिंग बात दोस्तों आपने बताई कि ज़माना आगे दूसरी तरह से जाने वाला है, मशीनी युग आने वाला है, आगे रोबोटिक्स आने वाली है और इस तरह की मशीनें तैयार होने वाली हैं कि जैसा हम सिखाएंगे वो वैसी बातें करना शुरू करेंगी। और राजेश जी उस पैटर्न को स्टडी कर रहे हैं बहुत गहराई से, और उस पैटर्न को स्टडी करके आप जैनिज़्म को
उसमें लाना चाहते हैं, क्योंकि अब हमें बहुत आगे की सोचनी है। अभी तक तो केवल हमारे परिवार में जैन धर्म कैसे आए बच्चों को सिखाना होता था, लेकिन आज उन रोबोट्स को भी ट्रेन करना होगा जिससे वो हमारे घर में जो असर लाने वाले हैं उसकी तैयारी हम कर लें। ऐसा कुछ आप कहने वाले हैं। और दोस्तों, आपने बताया और हम सब जानते हैं ये वाली बात, 3 विश्व की सबसे बड़ी समस्या टेररिज्म, इको बैलेंस और स्ट्रेस, ये आज सबसे बड़ी समस्याओं से ये विश्व गुजर रहा है और जैन धर्म में इसका उत्तर है। इसको थोड़ा सा समझेंगे। आपने बात को कहा टेररिज्म का, तो मेरे को लगता है अहिंसा से जुड़ाव है, थोड़ा सा उस पर वालिएगा, लेकिन 2 आगे आपने बातें कही हैं उसको मैं जरा विस्तार से पकड़ूंगा, लेकिन पहले बात करते हैं टेररिज्म पर। देखिए, टेररिज्म में सिर्फ अहिंसा ही का रोल नहीं है, इनफैक्ट अहिंसा और अनेकांत दोनों का रोल है, क्योंकि ये एक उग्रवाद की बात है, मैं सही हूँ बाकी सब गलत है जी। इसमें ये टेररिज्म है, ये एक्सट्रीमिज्म है जिसको कहते हैं। और ये दुर्भाग्य की बात है कि सब लोग एक चक्रव्यूह में फंस गए हैं जी। तो अनेकांत इसलिए आता है कि अनेकांत की भाषा है ऐसा भी है कि, ऐसा ही है कि भाषा नहीं है जी। तो जब मैं ये बोलता हूँ कि आप भी सही हो सकते हो, मैं ही सही हूँ की जगह आप भी सही हो सकते हो और मैं भी सही हो सकता हूँ, ऐसी एक इंक्लूजन रहे और एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट रहे, अहिंसा तो उसमें शामिल होता ही है। और ये जग जाहिर है, जैन धर्म की ये भूमिका सारी दुनिया में जानी जाती है अच्छे रूप में। और इकोलॉजिकल के बारे में जैसे आपने सवाल उठाया, तो उसमें अगर हम अपरिग्रह को देखें जी, कि कम से कम सांसारिक जो वस्तुएं हैं और नेचर है उसका यूज करना जी। जैन धर्म पहला एक धर्म था जिसने पेड़ पौधों में जान है ये बात बोली, और विज्ञान ने भी बाद में उसको माना। ये बातें हम काफ़ी करते हैं। इससे आगे एक कदम अगर इसमें भी अनेकांत को देखना चाहें तो हम देख सकते हैं कि धरती सिर्फ मानव के उपयोग की वस्तु नहीं है, धरती में बाकी भी जीव जो हैं उनका एक स्थान है। तो ये एक बड़ा डेमोक्रेटिक एक फिलॉसफी है जैनिज्म, जिसमें कि भाई आप ही सिर्फ एक्सप्लॉइट नहीं करोगे नेचुरल रिसोर्सेज को, सबकी जगह है, सबको अपनी जान प्यारी है, तो मिलजुल कर धरती सर्वाइव करे। और कम से कम अगर हम लोग चीज़ों का इस्तेमाल करें, नेचुरल रिसोर्सेज को अगर वेस्ट नहीं करें, तो अपने आप ही धरती जो है बैलेंस्ड रहेगी। आप जब शांत हो, जब आप अपनी अंदर की यात्रा करते हो, तो जैन धर्म में तो इसको लेकर बोलने की आवश्यकता नहीं है कि जो जैन धर्म को ट्रू वे में फॉलो करते हैं उनको ये चीज़ें तो एक विरासत में मुफ्त में ही मिली। बहुत बढ़िया। अनेकांतवाद, अहिंसा और अपरिग्रह की बात आपने यहाँ पर रखते हुए इसको जोड़ा टेररिज्म, इकोलॉजिकल और स्ट्रेस मैनेजमेंट पे। ये तीनों सूत्र भगवान महावीर ने हमें बहुत पहले से दे दिए थे कि इन सूत्रों को करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। मैं आज मुख्य विषय पर धीरे धीरे आ रहा हूँ। आई फाइंड यू सो यंग। आप वर्ल्ड जैन कॉन्फ्रेंसेस में जाते हैं और सभी जगह जाते हैं, और आज मैं चाहता हूँ कि आज एक यूथ मेरे बीच में आया हुआ है और उस यूथ को मैं उस यूथ से जोड़ना चाहता हूँ जो यूथ आज समाज का अपने आप को कहीं ना कहीं दोस्तों समाज से दूर पा रहा है। एक बहुत बड़ी समस्या आ रही है। हम जब भी कहीं पर बैठते हैं तो 40 के ऊपर ही लोग दिखाई दे रहे हैं, 40 के नीचे नहीं दे रहे हैं। चाहे वो मंदिर हो, चाहे स्थानक हो, चाहे कोई आयोजन हो, हम ढूंढ रहे हैं कि 40 के नीचे के लोग हैं कहाँ, ये धर्म हम आगे कैसे देंगे। आई एम कमिंग टू दैट पॉइंट सर। ये वाली समस्या के सॉल्व करने के लिए क्या कोई निदान मिल सकता है? आपका सब्जेक्ट है इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ। देखिए, अभी एक संस्था है इंटरनेशनल स्टडीज ऑफ जैन सोसाइटी जी, उसने ISJS उसने एक स्टडी की थी जी, जिसमें उन्होंने ये पाया कि लगभग 50% जैन युवक जो हैं वो इस कारण से जैन धर्म से दूर पाते हैं कि उनको जैन धर्म का ज्ञान नहीं है। बिल्कुल है जी। 15-20% इस कारण से कि उनको लगता है कि जैन धर्म काफ़ी अभी कर्मकांड या रूढ़िवादिता की तरफ चला गया है जी। और कुछ 10-15% इस कारण से कि उनको लगता है कि ये कंटेम्प्रेरी नहीं है जी। देखा जाए तो ये तीनों बातें जो हैं ये सॉल्व करी जा सकती हैं जी। अगर हम समाज उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, अगर समाज का नेतृत्व हमारे जो गुरु महाराज हैं वो इस बात को अगर समझ कर अपनाएं, तो अगर बचपन से उनमें संस्कार डाला जाए कि उनसे जब पूछा गया कि आप इसका सोल्यूशन क्या बताते हो, तो उन्होंने खुद ने बताया कि हमें जैन धर्म की शिक्षा प्रॉपर्ली मिली नहीं है, नहीं तो हम समझ जाते हैं। लेकिन राजेश जी, इस विषय पर मैं कहना चाहूँगा, ज्ञान नहीं है, ठीक है, आपकी बात मैं भी समझ रहा हूँ, और सबसे ज़्यादा प्रयास अगर देखें तो हमारे गुरु लोग कर रहे हैं इस विषय पर।
काफ़ी कुछ कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी वो आना ही नहीं चाहते, तो कैसे लाया जाए? देखिए, पीयर प्रेशर तो हर जगह है, और एक उनको एक इस बात की कहीं पर जैन धर्म के बारे में एक भ्रांति सी हो गई है कि जैन धर्म काफ़ी कठिन है। कुछ ऐसा हो भी जाता है कि शायद जब भी बातचीत शुरू होती है तो पाप का डर कुछ ज़्यादा इतना बैठ जाता है, या खाने पीने के प्रतिबंध को कुछ इतनी महत्ता दे दी जाती है कि हमारे तत्व जो कि काफ़ी कंटेम्प्रेरी है, क्योंकि उनको ये भ्रांति है कि हमारा धर्म सामयिक नहीं है। अगर आप लॉजिकली देखने जाएंगे तो एक अकर्ता ईश्वर है, सृष्टि को किसी ने नहीं बनाया है, विज्ञान से आप जोड़ने जाएंगे और वर्तमान साइकोलॉजी से जोड़ने जाएंगे अनेकांत जैसे सिद्धांत को, तो ये बातें अगर उनको ढंग से बताई जाए, अगर शुरुआत यहाँ से की जाए कि आप जहाँ भी हैं, आपका आचरण जैसा भी है, एक बार हम लोग उसको साइड करते हैं। स्टार्टिंग पॉइंट हम लोग खाने पीने या पाप पुण्य को लेने की बजाय अगर हमारे सिद्धांत से शुरू करते हैं और जैन धर्म की वैज्ञानिकता उनको बताते हैं, तो शायद धीरे धीरे कर उनका कन्विक्शन बढ़ेगा और वो चीज़ों को सहजता से स्वीकार कर पाएंगे। मैं ये नहीं कहता गुरु महाराज हमारा आशीर्वाद है, हमारे ऊपर उनका आशीर्वाद है, तो वो तो लगे ही हुए हैं, सतत प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अगर हम लोग तथ्य को देखें, कहीं भी आप इतने बड़े बड़े आयोजन होते हैं और उस क्राउड की स्टडी करिए आप कि कितने यंगस्टर आपको नज़र आ रहे हैं, तो आपको इस बात का आभास होगा कि कहीं ना कहीं शायद जो कुछ किया जा रहा है उसको कुछ थोड़े से बदलाव की आवश्यकता है, या उसको थोड़ा और बेहतर किया जा सकता है। चलिए, एक पॉइंट सामने जो आ रहा है दोस्तों, हम डर गए। यूथ, ऐसा लगता है राजेश जी को, यूथ को डरा दिया गया है, ये बता दिया गया है अगर ऐसा खाओगे, ऐसा पियोगे, या तुम्हें पाप लगेगा, पुण्य लगेगा। वो इतना डर जाता है कि वो हर चीज़ से दूर भागने लगा है, जबकि धर्म एक सहज वस्तु है, धर्म बड़ी सहजता से आती है। और दोस्तों, बड़ा अच्छा सोल्यूशन की तरफ हम जा रहे हैं। राजेश जी बताना चाह रहे हैं, अगर हम शुरू में इन बातों पर बहुत ना गौर देकर मूल जैन सिद्धांतों की इस यूथ को जानकारी दें तो ये काम हो सकता है। इज देयर एनी एज लिमिट? किस एग्जैक्टली जैन मनोज जी, आपने बहुत बढ़िया बात बोली। 10-11 साल की उम्र तक तो उनको ये जो आचरण है उस पर जोर रखकर साथ रखना पड़ेगा, क्योंकि वो अभ्यास कराना पड़ता है, उनको रात्रि भोजन या कंदमूल के बारे में बताना पड़ेगा। उस समय पर वो भूमिका बहुत आवश्यक होती है, क्योंकि वो संस्कार में घुस जाती है। और लेकिन जब कोई यूथ उस चीज़ से एक उम्र तक डिटेच्ड रह गया, उसके बाद में अगर हम वो आ रहा है तो उसकी स्टार्टिंग पॉइंट वो ना रखें। लेकिन 11-12 साल की उम्र तक एक किताब है होल्ड ऑन टू योर किड्स, उसमें इस बात का जिक्र किया गया है कि 11-12 साल की उम्र तक में संस्कार डाले जा सकते हैं। तो वहाँ तो चेष्टा यही करनी चाहिए, वहाँ तो ये भी कि आप अगर उनको रटा दे रहे हो जैन धर्म के कुछ पाठ या पूजाएं या कोई भी स्तुति, तो कोई गलत नहीं है, अर्थ वो धीरे धीरे करके सीख सकते हैं। चलिए, आपसे एक बात मैंने अपने ऑडियंस के लिए निकाली। साथियों, जरा एक पॉइंट बड़ा बढ़िया मिला है अपने को। अगर हमारे बच्चे 10 और 12 साल के आसपास हैं, आप उनको रटाइए, आप उन्हें बताइए, आप उन्हें सब कुछ कहिए, ये खाना है और ये नहीं खाना है, दे विल फॉलो यू। लेकिन उसके बाद टफ है, यानी पेरेंट्स, अभिभावक ध्यान दें, उनके पास 10 से 12 साल होते हैं सारी बातें बताने का, जो नॉर्मली हम भूल जाते हैं। दिस इज द एज, हम सोचते हैं अभी तो बच्चा है, अभी ये तो मंदिर जाना सीखेगा, अभी तो ये प्रार्थना करना सीखेगा। लेकिन पता चलता है कि यही सारा समय था, अगर हम सिखा देते तो ये जो हम आज डिस्कशन कर रहे हैं वो नहीं करना पड़ता। लेकिन हम जो डिस्कशन कर रहे हैं साथियों, वो डिस्कशन कर रहे हैं कि 10 और 12 साल के जिन लोगों ने संस्कार डाल दिए हैं वो तो बहुत अच्छी तरह से फॉलो हो रहे होंगे। लेकिन आज ऐसे बच्चे बहुत सारे हैं जिन्हें पेरेंटिंग प्रॉपर नहीं मिल पाई है, और उन बच्चों को हम कैसे पकड़ें? आपका कहना है उनको एकदम 12 साल के बच्चों की तरह अब नहीं सिखाने की कोशिश करिए, अब उनको सिर्फ छोटा मोटा सिद्धांत बताइए। ये मत बताइए रात को मत खाओ, दिन को करो, ये करो, ये बताना है, लेकिन पहले उनको धीरे धीरे मोल्ड करना है, ये वाली बात है। या हम बहुत अच्छी जगह हमारा डिस्कशन जा रहा है, क्योंकि हम सबसे ज़्यादा वरिड हैं सर, ये जो जनरेशन है जिसको हम लॉस कर रहे हैं वो बहुत बड़ी है। इससे एक बात और आ रही है, मैं आपका विषय बहुत सारे हैं और मैं टाइम ले रहा हूँ, यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि पेरेंटिंग की भी ज़रूरत है। बच्चों से पहले हमें जो माता पिता बनने वाले होते हैं उन्हें माता पिता कैसा बनना चाहिए वो भी बताना चाहिए।
ये आपने एक अलग विषय उठा दिया, बहुत गहरा विषय है। जी 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 मेरी व्यक्तिगत राय ये है इस मामले में कि बीच की एक जनरेशन ने कहीं पर धर्म के तत्व को छोड़ दिया। जी, वो कहीं रीति रिवाज वगैरह में ज़्यादा घुस गए जी। और वो शायद एक नई मिली हुई आज़ादी में कुछ इतने मशगूल हो गए जी। कि, लेकिन मैं उसके बाद की जनरेशन में कुछ ज़्यादा अवेयरनेस पा रहा हूँ। अच्छा। क्योंकि शायद उन्होंने सेंस किया, उस चीज़ को मिस किया है जो उनके फादर्स ने, उनके पेरेंट्स ने शायद उनको कहीं नहीं दिया। जी। तो आज की जो नई जनरेशन है वो कुछ ज़्यादा जागरूक है संस्कार और देसी संस्कृति के बारे में कुछ ना कुछ वो प्रयत्न करते रहते हैं। कुछ उनके कान में ये वैज्ञानिक कैसे पढ़ाया जाए, बच्चों को कैसे ग्रूम किया जाए, इसके ऊपर स्ट्रक्चर्ड वे में कुछ बातें भी उन तक पहुँची हैं। तो ये एक मुझे एक पॉजिटिव साइन नज़र आ रही है कि पाठशाला का चलन धीरे धीरे वापस बढ़ रहा है। जैसे मैं एक जैन स्कूल का प्रोडक्ट हूँ, तो मैंने जैन स्कूल में 7वीं कक्षा तक, जो कि मोटा मोटी उस ज़माने में, क्योंकि वहाँ 4-5 साल की उम्र तक क्लासेस शुरू हो जाती थी, यानी 11-12 साल की उम्र तक मैंने 6 डाला, रतनकर्ण, श्रावकाचार्य, द्रव्य संग्रह तक की पढ़ाइयाँ की है और वो आज मेरे को काम आती हैं। बीच में एक उम्र आती है जो विद्रोही स्वभाव वाली होती है। इंसान बाहर निकलता है, सारी दुनिया को नापता है, लेकिन उसके बाद उसको वापस इस बात का एहसास होता है कि जो धरोहर उसके पास है वो काफ़ी कीमती है। ये अक्सर शायद हर धर्म के साथ होता होगा, जैन धर्म के साथ ही नहीं है। और मेरे साथ भी हुआ है कि जितनी ज़्यादा मैंने क्वेश्चन किए हैं, परीक्षा की है, उसके बाद मेरा विश्वास और ज़्यादा बढ़ा है। पेरेंट्स अगर जागरूक रहें, अपने बच्चों की तरफ देखते रहें, अपने व्यवहार से, न कि सिर्फ बातों से, अगर वो एक क्रिएट करें एग्जाम्पल, तो बच्चे ज़रूर फॉलो करेंगे। पेरेंटिंग का डेफिनेटली इसमें बहुत बड़ा रोल रहा है। जी जी, ये विषय बहुत बड़ा है, जैसा कहा हम इसको ले पाएंगे कभी, लेकिन अभी मैं वापस आ रहा हूँ। डरा रखा है, रोक रखा है। कल मैं आपका सेमिनार अटेंड कर रहा था, आई हर्ड यू, जिसमें आप बता रहे थे लोगों को, खासकर यूथ के विषय में, मुझे बहुत अच्छी लगी और मैं चाहूँगा वो डिस्कशन यहाँ पर हो। आज हमने मंदिरों में या कोई भी धार्मिक क्रियाओं में अपनी यूथ को लाने से पहले इतना डरा दिया जाता है कि वो पहले से ही पीछे रह जाता है। वो कुछ मैं चाहूँगा उस पर आप डिस्कस करें। देखिए, इसमें 2 बातें हैं। ऐसा नहीं कि सारा दोष हमारा ही है। जी जी। लेकिन क्या होता है कि जब हम यूथ से डील कर रहे हैं तो उनके मैटर्स क्या हैं, उनकी क्या गलतियां हैं, वो एक अलग विषय है। जी। और क्योंकि आज हमारा यूथ ये कहता तो जरूर है कि वो परीक्षा करना चाहता है वो हर चीज़ को, तो जैन धर्म के बारे में उन्होंने कितनी परीक्षा की है वो गूगल पर जाकर भी समझ सकते हैं, जान सकते हैं। लेकिन क्या होता है कि उनको भी इजी रास्ता दिखता है। ये परसेप्शन जब रहता है कि जैन धर्म बहुत टफ है, तो उनको ये आसान रास्ता मिल जाता है कि वो नहीं जाकर वो इग्नोरेंस इज ब्लिस में चले जाते हैं कि बस अज्ञानी बने रहो तो अपने आप ही झमेले नहीं होंगे। कुछ तो जिम्मेदारी उनकी अपनी भी है कि वो तत्व में पूरा डूबें, पूरी रिसर्च करें। गूगल पर जब वो जाकर हर चीज़ पता करना चाहते हैं तो जैन धर्म के बारे में भी पता करें, कुछ कंपैरिजन करें बाकी सारे धर्मों के साथ। हर धर्म अच्छे हैं, मैं उस बात में जाना ही नहीं चाहता, लेकिन आपके अपने जो संस्कार हैं उसको डिजोन करने से पहले आप उसको पूरा परख तो लो कि क्या मैं जिस चीज़ की तलाश में हूँ मेरे को बाहर कहीं मिलेंगे या मेरे अंदर ही कहीं पड़े हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर ऐसी प्रक्रिया ली जाएगी तो अपने आप ही जैन धर्म हर टेस्ट में खरा उतरेगा। तो कुछ गलतियाँ तो उनकी हैं कि वो भी इजी रास्ता खोजते रहते हैं, कुछ उनको पीयर प्रेशर रहता है, पीयर ग्रुप का भी एक कुछ ऐसा रुझान रहता है। कुछ गलतियाँ हमारी तरफ से और भी हो रही हैं कि कुछ सोशल मीडिया के कारण आजकल एक लार्जर देन लाइफ, होलियर देन दाऊ, एक जो लार्जर कम्युनिटी है वहाँ जो एक जैनियों के प्रति जो एक श्रद्धा भाव या एक रिस्पेक्ट की फीलिंग थी, कहीं ना कहीं हम लोग उसको डाइल्यूट कर रहे हैं। कहीं ना कहीं पर हर जैनी को ये याद रखना पड़ेगा कि एक माइनॉरिटी रिलीजन जो कि एक प्रिंसिपल्ड स्टैंड लेता है, वहाँ हर बात एक वजनदार तरीके से आनी चाहिए। हर जैनी एक ब्रांड एम्बेसडर है। अब होता क्या है कि हर आदमी कोई भी वक्तव्य सोशल मीडिया में या मीडिया में जब देता है तो उसके साथ वो ये शब्द नहीं लगाता है कि ये मेरी अपनी व्यक्तिगत राय है। वो उसको इस ढंग से प्रोजेक्ट कर देता है कि जैसे कि वो जैन धर्म की बात कर रहा है, सबको रिप्रेजेंट कर रहा है, जबकि ये राइट किसने, मैं भी आज जो कुछ बोल रहा हूँ मैं अपनी बात बोल रहा हूँ। तो ये एक जिम्मेदारी समाज के हर लीडर को, हर व्यक्ति को रखनी है कि समाज हमें बड़ी ही इज्जत के साथ में बहुत ऊंची जगह पर देखता है, और जब हम उससे फिसलते हैं और हमारा बच्चा उसके कारण शर्मिंदा महसूस करता है तो उसका इल इफेक्ट फिर आपको होगा, फिर वो उस चीज़ को डिजोन करने लगेगा। तो वो हम जिम्मेदारी के साथ रखें, जो आचरण हम बता रहे हैं उसको करें। एक अनेकांत की बात ले लीजिए, अभी मैं टोरंटो में था, एक स्कॉलर थे जिन्होंने गांधी जी के ऊपर काफ़ी अच्छा काम किया। उन्होंने मेरे को बोला कि जैन साहब, आप लोग सारी दुनिया को अनेकांत सिखाते हो, लेकिन आप जैनी खुद इतने बटे हुए हो। अब ये एक ऐसा सवाल है
जिसने मेरे को झकझोर कर रख दिया कि वाकई में 40-50 लाख अगर संख्या को हम लोग और कुछ बढ़ा भी लें तो हम इतने सही तो हैं। और उसके बाद हमने खुद अपने आप को इतना विभाजित कर रखा और दुनिया को हम रोड माइंडेडनेस और इंक्लूजन ऑफ डाइवर्स ओपिनियन और ये बात बताना चाहते हैं, तो फिर हमारे बच्चों को भी कहीं लगने लगता है कि शायद हिपोक्रेसी कहीं बढ़ गई है। तो ये जिम्मेदारी हमारी भी आ जाती है। और धन्यवाद है कई ऐसी संस्थाओं का, पिछले कुछ 20-25-30 सालों में कुछ ऐसी नई संस्थाएं उभर कर सामने आ रही हैं जो जैन एकता के ऊपर काफ़ी काम कर रही हैं, जो जिसके कारण जिन्होंने ये एग्री कर लिया है कि 10% एरिया ऐसे हैं जिसमें हम डिसएग्री करने का एग्रीमेंट करते हैं और उनको हम छूते नहीं हैं। तो बाकी 90% एरिया में जब हम एक हो जाएंगे, फॉर एग्जाम्पल जीतो है, जैना है यूएस में जिसने एक एग्जाम्पल सेट किया, भारत जैन संगठन बीजेएस एक ऐसी संस्था है जो सामाजिक क्षेत्र में काफ़ी बड़ा काम कर रही है, जियो बोलकर एक संस्था है जो कि और ISJS जो रिसर्च में काम कर रही है, जैन सोशल ग्रुप है, ये सारे मिलकर अपने अपने क्षेत्र में कुछ कार्य कर रहे हैं। ये एक बड़ी अच्छी एक संभावना क्रिएट हो रही है जो शायद, और ये यूथ फोकस भी हो रही है, ये भी एक देखने में आ रहा है कि ये यूथ फोकस भी हो रही हैं। तो कहीं ना कहीं गुरु महाराज और ये संस्थाएं ये सब मिलजुल कर अगर हम कार्य करेंगे तो, और कुछ यूथ फोकस्ड एजेंडा तो जरूर लेना पड़ेगा। अगर वो आ रहे हैं तो हमको उनको सेंटर स्टेज देना पड़ेगा, मतलब उनको लीडरशिप में भी एक आप एडवाइजरी रोल में ले लो कि चलो भैया कि यूथ ग्रुप है, उनकी भी राय ले लेते हैं इस बारे में वो क्या बोलते हैं। तो जितना हम उनको खोलेंगे, इन्वाइट करेंगे, तो जितना हम खोलेंगे, यूथ को आगे बढ़ाएंगे, नए नए रास्ते निकलेंगे। और आपने कहा भी है कि एक माइंडसेट बदला है समाज का। नए नए संगठन जो 10-20 साल में आए हैं, नए नए साधु जो आज आए हैं, उन्होंने यूथ एजेंडा को लिया भी है और इस विषय को और गहराई से अपने को लेकर चलना होगा। जितना अधिक हम यूथ को आगे बढ़ाएंगे, ये धर्म भी उतना बढ़ेगा। आप इंटरनेशनल स्टेज पर जाते हैं और इंटरनेशनल स्टेज पर जब आप बात करते हैं और विश्व धर्म की बात करते हैं, हाउ डू यू से कि ये जैन रिलीजन एक विश्व धर्म है? ये थोड़ा सा हमको प्रकाश डालिए। देखिए, आपने बड़ी गहरी बात की है। ईस्टर्न फिलॉसफी और वेस्टर्न फिलॉसफी में एक फंडामेंटल डिफरेंस है। वेस्टर्न फिलॉसफी में गॉड इज गुड, ये बात है कि ईश्वर जो है वो अच्छा है, उसने जो बोल दिया बस वो सही है, धर्म ग्रंथों में जो लिखा हुआ है वही अल्टीमेट है। और ईस्टर्न फिलॉसफी में गुड इज गॉड, क्या बात कही कि मतलब जो गुण है वो प्रधान है। और आप अगर तत्वार्थ सूत्र समस्त जैनियों का एक सर्वमान्य एक ग्रंथ है, उसके मंगलाचरण में एक बात लिखी गई है, वंदे तद्गुण लब्ध है, कि आपके गुणों को पाने के लिए मैं आपकी पूजा करता हूँ। और वेस्टर्न फिलॉसफी में आपको मिलेगा कि वो आपको जज करने का राइट ही नहीं है, जो बोल दिया गया वो अल्टीमेट है। अब आप इस बात को सोचो, मैं अगेन बोल रहा हूँ कि आप आस्था के लेवल पे अपने अपने धर्म को मानते रहिए, लेकिन जब हम विश्व धर्म की बात कर रहे हैं तो हमें कुछ क्राइटेरिया फिक्स करने पड़ेंगे कि इन क्वालिटीज के साथ जो धर्म है, जो फिलॉसफी है, वो विश्व धर्म होने का मादा रखती है। मैं जैन धर्म के नाम को इस्तेमाल की बात भी नहीं करता हूँ, मैं जैन फिलॉसफीज के बारे में बोलूँगा कि वो विश्व धर्म के लिए एक्सेप्टेबल फिलॉसफीज हैं। फॉर एग्जाम्पल अहिंसा की बात कर लें तो मेरा ख्याल से कोई भी इस बात को नकारेगा नहीं कि जब अगर लिस्ट बनाई जाए कि कौन कौन सी ग्लोबल यूनिवर्सल वैल्यूज हैं जो उस लिस्ट में आनी चाहिए, तो अहिंसा को रहना ही पड़ेगा सर्वोपरि, अनेकांत को रहना पड़ेगा, जहाँ पर हम बोलेंगे कि डाइवर्सिटी के साथ में जीना है, इंक्लूजन होना चाहिए, आप भी सही हो सकते हैं, मैं भी सही हो सकता हूँ, उनके बीच में सॉल्यूशंस निकालने हैं, इसको कोई डिफर नहीं करेगा। एक थर्ड क्वालिटी जो अगेन अपरिग्रह की बात करेंगे तो अपरिग्रह को आप इकोलॉजिकल बैलेंस के रूप में, एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के रूप में लें तो आपको उसको भी स्वीकार करना पड़ेगा। गुण प्रधानता को आपको लेना पड़ेगा कि गुण प्रधानता है कहीं पर, कि भाई जो बात करनी चाहिए वो गुण को लेकर करनी चाहिए। जो हमारी एक निगेटिव पॉइंट है जो इस जगह पॉजिटिव की तरह के खड़ी होती है, हमारी संख्या बहुत कम है, तो इस कारण से हमारे एडवर्जरीज भी जो है वो कम रहेंगे। तो वो बहुत प्रोमिनेंट राइवलरी किसी भी रिलीजन के साथ नहीं होने के कारण शायद एक्सेप्टेंस में इजी रहता है कि ये एक छोटी सी कौम है और इसकी ये फिलॉसफीज है, तो और जो काफ़ी प्राचीनतम है, तो इसको चलो कंसीडर किया जाए। और अगर आप इसको विद्वान के लेवल पे, डिस्कशन लेवल पे लेकर जाते हैं तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये चीज़ें मान्य होंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छी बात है, आपने वेस्टर्न कल्चर के बारे में बताया। गॉड इज़ गुड उनका मानना है और हमारा मानना है गुड इज़ गॉड। और विश्व धर्म हम जयकारा लगाते हैं, विश्व धर्म की जय।
और मुझे आज असली मतलब समझ में आ रहा है। विश्व धर्म इसलिए कहा गया क्योंकि उसमें वो, इंटरप्ट करना हाँ बोलिए ना सर। थोड़ा सा बिल्कुल क्या है कि ये जयकारा जो लगाना है ना, जी, इसको तो करें हम डाइल्यूट थोड़ा सा, राइट सर। ठीक है, क्योंकि ये एक प्रोप्राइटरी फीलिंग दिलाता है। जब विश्व धर्म की बात है तो हमें अपने आचरण पे ज़्यादा ध्यान देना है कि हम उन चीज़ों को आचरण में लाएं और वाकई में एक जिम्मेदारी लें एक शांत विश्व की, एक समृद्ध विश्व की, जो कि हमारे पास फिलॉसफी अवेलेबल है लेकिन हम प्रैक्टिकल में कर नहीं पा रहे हैं। तो ये चीज़ को जरा ध्यान रखना है कि और हाँ, सुपरफ्लुअस लेवल पर नहीं और उसको बहुत पोम्प एंड शो में कन्वर्ट नहीं करना है। उसको हम लोगों को वाकई में एक सौम्यता के साथ में ग्रेसफुली उस एजेंडा को आगे बढ़ाना है। महत्वपूर्ण बात यहाँ सामने आ रही है। अगर हम वाकई कहते हैं कि हम कुछ बेटर हैं तो वो एक सोबरनेस के साथ आनी चाहिए, कहीं कंपटीशन नहीं, कहीं पॉम्प एंड शो नहीं, वो बात सिद्ध होनी चाहिए। और आपने बात सिद्ध करी कि यहाँ पर अहिंसा, अपरिग्रह, अनेकांतवाद और वीतरागवाद, ये सारी बातों को अगर हम रखते हैं तो ये वर्ड इन बातों को बहुत बेहतरीन तरीके से मान रहा है और रूल्स में रख रहा है। और ये रूल्स को मनवाना यही विश्व धर्म है और ये बात को इनकलकेट करना है समाज के अंदर, ये हमें करना है। ये तो एक रिलीजन पार्ट का मैं आपसे जानकर कर ले रहा था, क्योंकि मुझे बड़ा अच्छा ये लगा कि टोरंटो जैसी जगह और आपने विदेशों में जाकर भाषण दिया, हमारे जैन दर्शन को रखा इतने सारे लोगों के बीच में, तो मैं जानना ज़रूरी था कि किस प्रकार से आप बात को रखते हैं। लेकिन मैं आपके अब बिल्कुल दिल के करीब पहुंच रहा हूं, क्योंकि आपका दिल है, आप एक फैमिली बिजनेस कोच के नाम से जाने जाते हैं और पहचाने जाते हैं, और आप यूथ एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर भी बहुत सारा काम करते हैं। बस मैं इसी बात पर अब मैं शुरू कर रहा हूँ, समय कम है, मैं थोड़ा बहुत यही बातें करूँगा कि आखिर ये जो फैमिली बिजनेस है और उसमें जो यूथ का रुझान कम होता जा रहा है, उसके लिए क्या उपाय हैं, क्यों हो रहा है और क्या उपाय हैं, इस पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। देखिए, जब मैंने शुरुआत में हम लोगों ने डिस्कशन शुरू किया था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह को लेकर, तो उसके कुछ पहलू को मैं यहाँ पर हाईलाइट करना चाहूँगा बिफोर आई कम टू दिस। वो ये है कि धीरे धीरे जो टोटल काम जो ह्यूमन बीइंग्स के लिए अवेलेबल है धरती पर करने के लिए, मशीनें उसको टेक ओवर कर रही हैं कि जॉब्स आगे ऐसे ढंग से एडवर्टाइज होगी कि जो कंपनियां हैं वो रोबोट बनाएंगी और उनके टेंडर्स में कंपटीशन होंगे कि किसके रोबोट उस काम को परफॉर्म कर सकते हैं, और कैटेगोरिकली लिखा जाएगा कि इसमें आदमी अप्लाई ना करें प्लीज। इसको हम लोग एक यूटोपियन सोसाइटी की भी बात कर सकते हैं। अगर सब लोगों के पास में पैसा है, कल्फ्रिक्स की दुनिया की कल्पना कर लीजिए एक बार के लिए कि कोई बैठा है जो आपको प्रोवाइड कर दे रहा है और बाकी आपको काम करने की दरकार नहीं है, आपको फिलॉसफी करनी है, आपको लिटरेचर करना है, आपको आर्ट करना है, आपको जो करना है करिए। लेकिन ये इतना सरल नहीं है, ये बड़ा कॉम्प्लेक्स जटिल सब्जेक्ट है। मेरी वो किक को क्या होगा जो मैं सक्सेस से अचीव करता हूँ। हर आदमी एक अचीवर बनना चाहता है और समाज और सरकार जब प्रोवाइड करेगी तो मिनिमम प्रोवाइड करेगी, क्योंकि उसके लिए वर्ड भी यूज किया जाता है मिनिमम बेसिक इनकम। तो इसका मतलब एस्पिरेशन का क्या होगा? तो 10% लोग ऐसे रह जाएंगे जिनके बच्चों को भी बेस्ट ऑफ द मेथड्स मिलेंगे। हम लोग इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की बात तो करते हैं, लेकिन व्हाट अबाउट इक्वलिटी ऑफ प्रिपरेशन? क्योंकि जिनके बच्चों को शुरू से बेस्ट एजुकेशन मिलेगी, वो आगे जाकर जब अपॉर्चुनिटी में फाइट करने का मौका आएगा वो वहाँ पर आगे बढ़ जाएंगे। इन सब जगह पर नौकरियां खतरे में पड़ने वाली हैं, तो वहाँ पर एंटरप्रेन्योरशिप बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी। आपको अपनी जिंदगी को, खुद को एक स्टार्टअप की तरह देखना पड़ेगा। आप अपने स्टार्टअप हो, आपको ऐसे देखना पड़ेगा, और लाइफ लॉन्ग आपको अपने आप में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी जिस रफ्तार से चेंज होगी, बदलेगी, उसमें हर आदमी को नई शुरुआत करनी पड़ेगी, बार बार। जी, चलिए, आपने एक महत्वपूर्ण बात यहाँ बताई। मित्रों, आगे जो बहुत जल्दी वो ज़माना आने वाला है जब रोबोटिक्स आपको दिखाई देगी, सारा काम रोबोट्स कर रहे होंगे, आसपास ह्यूमन खत्म हो जाएगा। आपने तो कहा एडवर्टाइजमेंट देखने को मिलने वाले हैं कि ह्यूमंस नीड नॉट टू अप्लाई, ऐसे एडवर्टाइजमेंट्स बहुत जल्दी आपको दिखेंगे, और रोबोट्स वो सारे काम करने वाले हैं जो आज हम आसपास ह्यूमन बीइंग से कराते रहें। ऐसे वक्त में नौकरियां गायब होने वाली हैं। तब क्या होगा? तब के लिए तैयारी अभी होनी होगी। स्टार्टअप्स, यानी कि जो हमारी सरकार कह रही है, खासकर हमारे मोदी जी स्टार्टअप्स के लिए बहुत ज़्यादा बात कह रहे हैं, वो कहीं भविष्य को देखकर कह रहे हैं कि आज अगर हम स्टार्टअप्स में नहीं गए तो कहीं आगे आकर हम अटक सकते हैं। तो ये स्टार्टअप्स पर ही मैं बात शुरू कर रहा हूँ।
आखिर ये कैसे होंगे। और हमारे तो खुद के अपने ऑलरेडी हमारे बुजुर्गों ने स्टार्टअप किए थे और वो स्टार्टअप से अप पर पहुंच चुके हैं, लेकिन वहाँ पर यूथ नहीं पहुंच रहा है, उसको कैसे हम रोक कर रखें, ये सब कैसे सॉल्व करें हम प्रॉब्लम्स को। देखिए, स्टार्टअप की बात तो ये है कि सबसे पहले जैसे ही कोई यूथ कोई एक पढ़ाई कर रहा है और उसके बाद वो काम शुरू करता है जी। तो देश को एक कम आदमी को एम्प्लॉय करना पड़ता है। जैसे ही किसी यूथ ने ये डिसीजन ले लिया कि मैं अपना काम करूंगा, मैं नौकरी में नहीं जाऊंगा, तो देश को जो टारगेट मिला हुआ है उसमें एक आदमी कम तो हुआ, और ये निश्चित है कि वो एक नहीं कई होंगे। जनरली एजुकेटेड लोग जब स्टार्टअप करते हैं, जैसे टी चाय बनाने वाले भी हैं, इवन उनके साथ 2-4 लोग तो लग ही जाते हैं। ये टेक्नोलॉजी इतनी इंपॉर्टेंट होने वाली है कि सारे जिस तरीके से हम देख भी रहे हैं, सारे टेक्नोलॉजी ड्रिवन जो प्लेटफॉर्म कंपनीज हैं, फॉर एग्जांपल अमेजन वगैरह हैं, इन्होंने तो हमारे बिजनेस को, हम बिग मेगा रिटेल को अपोज करते रहे, फॉरेन रिटेल को, हम वॉलमार्ट को हमने नहीं आने दिया, लेकिन अमेजन तो गाँव-गाँव पहुँच गया है, उसको हम रोक तो नहीं पाए। तो जब ये परिस्थिति सामने में दिख रही है तो आपको टेक्नोलॉजी की राइट साइड में होना पड़ेगा। तो इसका मतलब आप खुद टेक्नोलॉजी कंपनियों में आ जाइए, आप ऐसे बिजनेस में जाइए जो फ्यूचरिस्टिक है, जिसके बारे में रिसर्च करने से पता चल सकता है कि ऐसी कौन कौन सी कंपनियां हैं या बिजनेसेस जिनमें एडवांटेज मिलेगा। और दूसरी बात क्या होती है सर कि एक स्टार्टिंग पॉइंट की बात है। एक पॉइंट यहाँ पर ये है कि सीनियर से सीनियर आदमी का भी जो नौकरी करने वाला है, उसके बच्चे की स्टार्टिंग पॉइंट 0 ही रहती है, उसको नौकरी विरासत में नहीं मिलती है। और एक एंटरप्रेन्योर के बच्चे की शुरुआत वहाँ से होती है जहाँ उसके पेरेंट्स ने उस बात को छोड़ा है। इसकी संभावना है, वो कोई एक्सेप्ट करते हैं नहीं करते हैं ये एक अलग विषय है, लेकिन वो संभावना रहती है। तो दूसरा पहलू तो ये है, जॉब खतरे में है। तीसरी एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ कि जो सक्सेसफुल बच्चों के लोगों के जो बच्चे होते हैं, वो जब जॉब्स में जाते हैं वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म करते हैं, उनको इनसिक्योरिटी नहीं रहती है। जब हमारे बच्चे जब जॉब्स में जाते हैं वो बहुत बढ़िया करते हैं, उसके पीछे रीजन ये रहता है, उनको अपना सेफ्टी नेट दिखता रहता है कि अगर मैं सक्सेसफुल नहीं हुआ तो वापस तो है ही है मेरे पास जाने के लिए। और इसका एडवांटेज कॉर्पोरेट वर्ल्ड को बहुत ज़्यादा मिल रहा है, क्योंकि वो आउट परफॉर्म कर रहे हैं सबको, उनको इनसिक्योरिटी नहीं है, वो ओपनली बात करते हैं, अपने आप को एसर्ट करते हैं। वो चीज़ें किस तरह से उसको वापस लाया जाए, अगर हमारे जितने जो एग्जिस्टिंग फैमिली बिजनेसेस हैं वो अपनी 25-30 कमाई हर साल की एक रिस्क वेंचर की तरह, वेंचर फंड की तरह उसको अलग करें, और उससे फिर वो अपने बच्चों को बोले कि नहीं, आपको हमारे व्यापार में आने की दरकार नहीं, आप आए नहीं आए वो आपकी चॉइस है, लेकिन आप कोई स्टार्टअप करिए, कुछ नया शुरू करिए, हम इन्वेस्ट करेंगे। तो उससे जो है परिवार आगे बढ़ जाएगा। टाटा का उदाहरण लें तो उनके पास ट्रेडिशनल बिजनेसेस भी हैं, उनके पास नए बिजनेसेस भी हैं। ट्रेडिशनल बिजनेस कमज़ोर पड़ते जा रहे हैं, लेकिन नए बिजनेस उभर के सामने आ रहे हैं, तो वो पारिवारिक व्यवसाय के साथ भी हो जाएगा। तो ऐसे बहुत से पहलू को अगर हम देखेंगे तो समझ में आएगा, और बच्चे भी अब समझने लगे हैं, इसलिए बच्चों का ध्यान स्टार्टअप की तरफ जा रहा है। ऐसा नहीं है कि नहीं हो रहा है, लेकिन इस बात को हैमर करने की दरकार है। इस बात को जोर देने की दरकार है कि स्टार्टअप्स हमारे समाज में भी आए, चाहे हम व्यापारिक वर्ड से हैं या हम सर्विस क्लास में से हैं। आज आवश्यकता स्टार्टअप्स की, आपने बताया टेक्नोलॉजी इतने बड़े स्तर पर है, और आज इस चैनल के माध्यम से हम जो बात कर रहे हैं, क्योंकि देखिए दोस्तों, अगर हमारा परिवार की व्यवसाय आमदनी ठीक है तो सारा धर्म चल सकता है। और इन्हीं बातों को सोचकर हम इस तरह की बातें बीच बीच में आपके मध्य लाते रहते हैं, क्योंकि धर्म अपने स्थान पर है, लेकिन उसको चलाने का माध्यम हमारी आय की व्यवस्था है। और जब बदलाव आ रहा है तो हमें भी बदलना पड़ेगा, और ये सारी बातें इसीलिए हम यहाँ पर मित्रों कर रहे हैं। और ये स्टार्टअप्स की बात जो आज हमने आपके सामने की है, अगर हमारे बच्चे कुछ नया करना चाह रहे हैं तो आपने कहा लेट देम डू, एक थोड़ा सा फंड बना लीजिएगा, उस फंड को उनके साथ इन्वेस्ट कीजिएगा। आपने अपनी बिजनेस या अपनी ग्राउंड को सुरक्षित कर रखा है, लेकिन उनको अपना रास्ता खुद तय कर देने दीजिएगा। ये बहुत बड़ा विषय है, मैं जानता हूँ समय हम पर कम है। कुछ 1-2 बातों के साथ इस प्रोग्राम को एंड की ओर मैं ले जाना चाहूँगा। मुझे भी कुछ 1 मिनट कुछ बोलना रहेगा। मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से जैन समाज को कुछ कहना चाहता हूँ, हमारे गुरुओं को भी कुछ कहना चाहता हूँ कि एक बहुत इम्पोर्टेंट ब्रांड है ये जैन नाम, जो हमारे पुरखों ने बहुत सहेज कर हमें एक धरोहर के रूप में दिया है, और हमारी एक जिम्मेदारी बनती है कि हम इसे उतनी ही स्ट्रॉन्ग रूप में, उसे बेहतर रूप में आगे बढ़ाएं। कुछ चीज़ें हैं जो लोगों को कंफ्यूज कर रही है, बाहर की दुनिया को। काफ़ी लोग, आज अमेरिका में 20 यूनिवर्सिटीज़ में जैन धर्म पढ़ाया जा रहा है। तो अमेरिका में मैंने एक बहुत अच्छी परंपरा देखी कि वहाँ के लोग बोलते हैं कि हमारा पर्यूषण 18 दिन का है। जब भी आप सोशल प्लेटफॉर्म पे आउटसाइड द कम्युनिटी कम्युनिकेट कर रहे हैं तो
ये कहीं पर एक सिस्टम बने कि हम सबको ये बोलें कि हमारा पर्यूषण 18 दिन का है, सरकार से कोई बात हो रही हो तो कभी भी सिर्फ 8 दिन या 10 दिन की ना हो, क्योंकि वो होता क्या, जैसे ही आप 8 दिन के लिए जाते हो दूसरा पक्ष मजबूर हो जाता है 10 दिन के लिए बात करने के लिए, और सरकार को मौका मिल जाता है कि पहले आप तो सलट लो फिर हमसे बात करना। तो आप 18 दिन की कलेक्टिव टॉक करो तो उसमें एक फायदा मिल जाता है। एक दूसरा कन्फ्यूजन है क्षमावाणी को लेकर, क्षमा पर्व को लेकर, कि वो एक वर्ग का जहाँ खत्म होता है उसके बाद हमारे पर्यूषण दूसरे जो शुरू होते हैं फिर उसके बाद में होता है, और दोनों ही विश्व क्षमा दिवस का क्लेम करते हैं। अब दुनिया में कोई अगर तैयार भी हो जाए तो भी बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो उसके लिए मेरे को एक लगा कि क्या इस पर एक विचार करना चाहिए कि एक तबके का जब क्षमा पर्व जब पर्यूषण खत्म होता है और जब वो क्षमापना मनाते हैं उसी समय दूसरे तबके का पहला दिन जो है उत्तम क्षमा का दिन होता है। क्या हम उस दिन को एक यूनिवर्सल फॉरगिवनेस डे मना लें जिससे सारी दुनिया के लिए एक कम्युनिकेशन चला जाए। अब उस तबके को कुछ खोने का सा एहसास होगा तो उसका कुछ सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। तो जिस तबके ने चेंज किया है उस दिन को हम लोग जैन एकता दिवस मना लें। अगर इस तरह की बात कुछ कर लें तो जो बाहरी दुनिया के लिए हमारे जो 2-3 कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाएंगे, और हमारे यंगस्टर भी फिर उनका भी कन्फ्यूजन कम होगा, और जो लोग जुड़ना चाहते हैं उनके लिए भी ये अच्छा रहेगा। ये मेरा एक प्रपोजल है। बहुत सुंदर प्रपोजल दोस्तों। मैं समझता हूँ कि ये डिस्कशन का मेन क्रक्स निकल के आ रहा है। यहाँ पर अगर हम जैन ब्रांड को एक बड़ा ब्रांड बनाना चाहते हैं तो उसमें ये जो कन्फ्यूजन से ख़त्म करें। हमारा पर्यूषण निश्चित तौर पर 8 दिन का भी होता है और 10 दिन का भी होता है। 10 लक्षण पर्व के नाम से वहाँ पर्यूषण 8 दिन के नाम से, बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला आपने बताया। और आई थिंक तरुण सागर जी महाराज ने जो समाधिस्थ हैं उन्होंने किया भी, बेंगलोर के चातुर्मास में उन्होंने डिक्लेयर किया था कि हमारा ये पर्यूषण 18 दिवसीय पर्यूषण है, और दोनों संत मिलकर उसको, दोनों समुदाय, तीनों समुदाय के संतों ने मिलकर उसको बनाया था। इसका मतलब ये प्रारंभ हो चुका है, और ये बात हम यहाँ स्टूडियो से कर रहे हैं साथियों, ये आपके गांव से भी शुरू होनी चाहिए। हमारे स्टेटमेंट्स अब आने चाहिए, हमारी मैं खत्म होनी चाहिए। हम श्रेष्ठ हैं, आप अपने घर में बात करिएगा, लेकिन हम जब बाहर करें, क्योंकि जिस व्यक्ति से मैं बात कर रहा हूँ वो इंटरनेशनल ब्रांडिंग में खड़ा होता है, वो विश्व में जाकर जैन समुदाय को रिप्रेजेंट करता है, और जब विश्व में जाकर जैन समुदाय को रिप्रेजेंट करता है खुद उसकी आंखें नीची होती हैं कि पर्यूषण आपका कौन सा और उनका कौन सा है। सिंपल है, 18 दिन का पर्यूषण है, हम सब मिलकर मनाते हैं। अब अंदर आप 8 का बनाएं या 10 का बनाएं, ये आप आई अग्री टू यू सर, और मैं समझता हूँ मेरे दर्शक भी अग्री करेंगे, हमारे संतों तक भी ये बात पहुँचाएंगे कि हमारे स्टेटमेंट, चाहे हम किसी भी समाज के हों, चारों समाज में से जो भी समाज आज हमें सुन रही है और सुनाना है हम इस बात को, हमारे स्टेटमेंट निकलने चाहिए। हमारा पर्यूषण पर्व 18 दिवसीय होता है। सरकार को चिट्ठी जानी चाहिए तो 18 दिन की मांग आनी चाहिए, सारी बात आनी चाहिए। और दूसरी बात, क्षमावाणी, आपने एक सोल्यूशन दिया है, इसके कोई अभी मुझे एग्जाम्पल नहीं मिले हैं किसी ने प्रयास किया या नहीं किया, लेकिन आपने एक पहल करने की करी है कि चलिए जिस दिन आपका उत्तम क्षमा दिन होता है उस दिन दूसरे पक्ष का क्षमापना दिन होता है। एक दिन आ रहे तो उस कॉमन डे को क्षमावाणी मान लिया जाए, और आपने उसका हल भी ढूंढा, तोड़ भी ढूंढा, मुझे अच्छा लगा। सब तैयारी आपने की हुई है कि जो आपका क्षमावाणी दिन है उसको जैन एकता दिवस के रूप में मनाएं। तो दोनों कार्यक्रम हो सकते हैं, आई एग्री टू इट। जब हम ये बातें करेंगे मित्रों तो इंटरनेशनली हम अपनी बात को मजबूती के साथ रखना चाहेंगे, क्योंकि जैन एकता आज की आवश्यकता है। आपने पहले ही कहा 10% बातों को हम डिस्कस नहीं करेंगे, वो घर की हैं, अंदर की हैं, वो हम करते रहेंगे, लेकिन जब बाहर आके खड़े होंगे तब इस तरह के सॉल्यूशंस हमें आने होंगे, तभी हमारा ब्रॉड माइंडेडनेस दिखेगा। मैं समझ रहा हूँ हम एक हल पर पहुँच रहे हैं। आज आपको हम यहाँ पर लेकर आए, आप कलकत्ता से इतनी दूर से यहाँ पर आए हैं और आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए हम बहुत बहुत आभारी हैं। और मैं समझता हूँ मित्रों आपने भी एंजॉय किया होगा। टॉक्स बहुत कर सकते हैं, लेकिन हम बीच बीच में कोई एक्सपर्ट्स आते हैं तो स्टूडियो में लाकर उनकी बातें, अपनी बातें करने का प्रयास करते हैं। आप यहाँ पर पधारे, अपना कीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय जैन दर्शकों, हमारे साथ बने रहने के लिए।